हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स में टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास का मार्क्सवादी उपागम या उपागम या पढ़ेंगे दृष्टिकोण। उपागम या दृष्टिकोण, इनमें से कोई एक बात होती है। उपागम का अर्थ भी दृष्टिकोण ही होता है। इतिहास का मार्क्सवादी उपागम काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास का राष्ट्रवादी उपागम। तो देखते हैं मार्क्सवादी उपागम या दृष्टिकोण क्या है। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या का श्रेय स्वयं कार्ल हेनरिक मार्क्स, यानी मार्क्स का पूरा नाम क्या है? कार्ल हेनरिक मार्क्स, जो 1818 से 1883 ईस्वी को इनका जीवन काल था, को जाता है। मार्क्स के इतिहास उपागम के प्रमुख आधार स्तंभ निम्न सिद्धांत थे, यानी इसमें 3 निम्न सिद्धांत आते हैं, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वैज्ञानिक समाजवाद। आगे पढ़ेंगे। मार्क्स के इतिहास दर्शन एवं इतिहास की अवधारणा पर हम पिछले अध्याय आधुनिक इतिहास लेखन में विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैं, यानी इससे पहले का जो चैप्टर उसमें इन्होंने सही से बताया है इतिहास दर्शन के बारे में। यहाँ हम संक्षिप्त रूप से इतिहास के उपरिवर्णित मार्क्सवादी उपागमों की विवेचना करेंगे, यानी उनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। मार्क्स ने हीगेल के विपरीत इतिहास के निर्माण में विचारों की अपेक्षा भौतिक तत्वों को प्रधानता दी। इसलिए उसने हीगेल का द्वंद्वात्मक दर्शन स्वीकार कर उसके आदर्शवाद को भौतिकवाद से विस्थापित किया। यानी इससे पहले हीगेल का एक द्वंद्वात्मक दर्शन उन्होंने दिया था इतिहास के ऊपर, तो उनका जो द्वंद्वात्मक दर्शन था वो आदर्शवाद को लेकर था, पर मार्क्स ने उनके आदर्शवाद को हटाकर भौतिकवाद से विस्थापित कर दिया, यानी भौतिकवाद जोड़ दिया। इसे मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया। मार्क्स के इस मत को इतिहास दर्शन के रूप में समझा जाता है, मगर मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया। मार्क्स के इस मत को इतिहास दर्शन के रूप में समझा जाता है, मगर मार्क्स की इसे दार्शनिक व्याख्या ना कहकर ऐतिहासिक व्याख्या कहता था। मार्क्स भले ही अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या को इतिहास दर्शन नहीं मानता, लेकिन गोविंद चंद्र पांडे इसे इतिहास दर्शन ही मानते हैं। यानी जो मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व्याख्या दी थी वो उसे इतिहास दर्शन नहीं मानता था, पर कोई इतिहासकार है गोविंद चंद्र पांडे, वो इसे इतिहास दर्शन मानते हैं। उनके अनुसार आगे पढ़ेंगे। मार्क्स के अनुयायियों ने विश्व इतिहास में एक निश्चित सामान्य क्रम को स्वीकार किया है, भले ही विशेष परिस्थितियां इस क्रम में अपवाद प्रस्तुत करें। यह भी स्मरणीय है कि लेनिन को इतिहासकार ने इस दृष्टि तथा पद्धति के दार्शनिक पूर्वाभ्युपगमों की स्वीकार पूर्वक व्याख्या की है। फलतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि मार्क्स का आग्रह ऐतिहासिक विश्लेषण उसकी एक विशेष पद्धति पर है, उसकी व्याख्या सारणी एक विशेष दार्शनिक दृष्टि के ऊपर आधारित है। इस प्रकार की दर्शनमूलक ऐतिहासिक विश्लेषण पद्धति को एक प्रकार का इतिहास दर्शन कहना गलत नहीं कहा जा सकता। यद्यपि सही है कि मार्क्स इतिहास को सामान्य दार्शनिक सिद्धांतों से निगमित नहीं करता। आगे पढ़ेंगे। हीगेल के मत अनुसार समाज गतिमान और परिवर्तनशील है और विश्वात्मा या सूक्ष्म आत्मतत्व उसका नियामक कारण है। यानी हीगेल क्या कह रहे हैं? समाज गतिमान है, यानी समाज में गति होती है, और परिवर्तनशील है, यानी उसमें समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। और विश्वात्मा यानी विश्व की कोई आत्मा है या सूक्ष्म आत्म तत्व है, उसका जो नियामक कारण है, जिसके कारण विश्वात्मा या सूक्ष्म आत्म तत्व है, जिसके कारण ये होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक आदर्श उसके चिंतन का लक्ष्य था, यानी उसने आध्यात्मवाद को भी आदर्श के साथ जोड़ा। मार्क्स के अनुसार विचार नहीं वरन भौतिक पदार्थ सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं, पर मार्क्स ने उसके आध्यात्मिक आदर्श के बदले उन्होंने क्या कहा? मार्क्स के अनुसार विचार नहीं है, भौतिक पदार्थ जो हम देखते हैं, भौतिक पदार्थ सामाजिक परिवर्तन का आधार है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और समाज के अंतर्द्वंद्व को इतिहास का आधार मानता है।
इधर मानता है मार्क्स सामाजिक व्यवस्था को भी शोषक एवं शोषित के अंतर्द्वंद के रूप में देखता है। यानी मार्क्स क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था शोषक और शोषित के बीच अंतर्द्वंद है। उनके बीच क्या है, उनके बीच हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, शोषक और शोषित के बीच। सेवाइन ने लिखा है कि हीगेल के विचारों में द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षासन कर रहा था। मार्क्स ने आदर्शवादी भ्रांतियां दूर करके उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल खड़ा कर दिया। आगे पढ़ेंगे अब। GDH कोल के मतानुसार मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार इतिहास में प्रत्येक युग के उत्पादन की शक्तियों द्वारा समाज में एक आर्थिक अंतर्द्वंद पैदा होता है। इस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप समाज आर्थिक वर्गों में विभाजित रहता है। प्राचीन यूनान में स्वतंत्र नागरिक एवं दास, रोम में पेट्रोसियन और प्लेबियन, मध्य युग में भूमिपति एवं दास किसान और वर्तमान युग में पूंजीपति और मजदूर वर्ग इसके उदाहरण हैं। इस वर्ग संघर्ष के अंतर्द्वंद के कारण ही इतिहास को गति एवं दिशा मिलती है। यानी वो कह रहे हैं मार्क्स इस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप समाज आर्थिक वर्गों में विभाजित रहता है। यानी आर्थिक वर्ग विभाजित रहता है। प्राचीन यूनान में स्वतंत्र नागरिक होते थे और दास होते थे। रोम में पेट्रोसियन, प्लेबियन में मध्य युग में भूमिपति एवं दास किसान तथा वर्तमान में युग में पूंजीपति और मजदूर, यानी शोषक और शोषित वर्ग इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे आगे शोषक और शोषित वर्ग अंतर्द्वंद के रूप में देखता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। इस वर्ग संघर्ष के अंतर्द्वंद के कारण ही इतिहास को गति एवं दिशा मिलती है। यानी शोषक और शोषित, यानी इन पूंजीपति या मजदूर के बीच इन सब के होने के कारण वर्ग संघर्ष के अंतर्द्वंद के कारण ही इतिहास को गति एवं दिशा मिलती है। दो वर्गों के बीच वाद और प्रतिवाद की प्रक्रिया संपन्न होती है और इनके संवाद या संश्लेषण के फलस्वरूप एक नया वर्ग जन्म लेता है। इतिहास के विकास की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसके मूल में आर्थिक शक्तियाँ निहित हैं। सेवाइन के अनुसार मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। वर्ग संघर्ष विहीन समाज मार्क्स का वह संवाद है जिसके आगे कोई प्रतिवाद जन्म नहीं लेता और वर्ग संघर्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया रुक जाती है। आगे पढ़ेंगे। इतिहास के उपागम के रूप में मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भौतिकवादी व्याख्या में क्या है, मार्क्स उत्पादन की शक्तियों के इतिहास के विकास का निर्णायक तत्व मानता है। यानी जब उत्पादन की शक्तियों होंगी तभी इतिहास के विकास होगा। मनुष्य के क्रियाकलाप आर्थिक एवं भौतिक कारकों द्वारा नियमित होते हैं। मार्क्स मानव को आर्थिक शक्तियों के दास के रूप में देखता है। वो कहता है कि जो हम दास हैं किनके, आर्थिक शक्तियों के। मार्क्स प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद के दो मूल सिद्धांत हैं। प्रथम यह है कि प्रकृति विकास की ओर की ही तरह सामाजिक विकास के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। द्वितीय यह है कि सामाजिक विकास के नियमों के निर्धारण में भौतिक एवं आर्थिक शक्तियों की भूमिका प्रमुख होती है। किसी भी देश एवं समाज में जैसी भौतिक परिस्थितियाँ होंगी, समाज का सामाजिक राजनीतिक संगठन, धर्म, कानून, नैतिक मूल्य एवं मान्यताएं तदनुसार ही होंगी। इस प्रकार इतिहास की दृष्टि से मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ेंगे। मार्क्स प्रत्येक युग एवं समाज के इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास मानता है। यानी कोई भी हम युग देख लें, चाहे प्राचीन युग देख लें, मध्यकालीन युग देख लें या आधुनिक युग देख लें, युग समाज इतिहास को वर्ग संघर्ष यानी वर्गों के बीच संघर्ष जरूर होता है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के एक वर्ग साधन संपन्न होगा, शोषक वर्ग है, और द्वितीय वर्ग साधनहीन यानी शोषित वर्ग है। यानी जो शोषण करता है वो शोषक होता है और जो जिसका शोषण करता है वो शोषित वर्ग होता है। ये अधिक संपन्न होता है, इसके पास धन दौलत सब कुछ होता है, ये साधन भी नहीं होता है, ये बहुत गरीब होता है। दोनों वर्गों के हित, स्वार्थ, जीवन शैली और एवं सांस्कृतिक आदर्श भिन्न भिन्न है। किसी भी देश, किसी भी काल का, किसी भी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है एवं प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे भी वर्ग संघर्ष की ही भूमिका मुख्य है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष सिद्धांत विश्व इतिहास को समझने की महत्वपूर्ण कुंजी है। इस संबंध में बुद्ध प्रकाश लिखते हैं, मार्क्स के सिद्धांत के निरूपण से यह प्रकट होता है कि आर्थिक उत्पादन और उपयोग के विधान से मानव इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है।
जब कोई आर्थिक विधान अपनी उपयोगिता से आगे निकल जाता है तो इसके स्थान पर दूसरा विधान आ जाता है। इस परिवर्तन में सामाजिक वर्गों का विरोध उग्र रूप धारण कर लेता है। शोषक और शोषित एक दूसरे के विरुद्ध उठ जाते हैं। प्रथम वर्ग नष्टप्राय आर्थिक ढांचे को खड़ा करने की चेष्टा करता है और दूसरा वर्ग इसे उखाड़ फेंकने की जल्दी करता है। अतः वर्ग युद्ध भड़क उठता है। इस युद्ध विरोध में और संघर्ष में एक नूतन व्यवस्था का जन्म होता है। मानव इतिहास युद्धों का वृत्तांत है। आगे पढ़ेंगे। मार्क्स प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के शब्दों में क्या कह रहे हैं मार्क्स अपने इस सिद्धांत में? अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और वास्तव में जिसे वह पाता है। यह अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति को शोषण स्वरूप बिना किसी श्रम के प्राप्त होता है। पूंजीपति श्रमिक को उचित परिश्रम नहीं देते हैं और न्यूनतम मजदूरी देकर उनका शोषण करते हैं। मार्क्स के सिद्धांत का यदि भी कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है परंतु प्रचारात्मक महत्व अवश्य है। पर मार्क्स ने ये बात भी ठीक कही है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ज़मीनी स्तर पर, हम उदाहरण के तौर पर ये देख लें कि किसान है, किसान इतनी मजदूरी करके, मेहनत करके, पानी लगाकर, अपना श्रम देकर किसी फसल को बनाते हैं, उगाते हैं। वो फसल पक के तैयार होती, काट के जब वो मंडी में व बाजार में बेचने जाते हैं तो जो उद्योगपति, पूंजीपति, जो ठेकेदार होते हैं वो उनसे सस्ती सब्जी खरीद लेते हैं, अनाज वगैरह जो कुछ भी है किसान से, फिर उन्हें थोड़ा रुपए दे देते हैं और बाद में उसे महंगी करके बेच देते हैं। तो उन्हें, किसानों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो उन्होंने यही बात यहाँ पे बताई है। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद एक व्यावहारिक दर्शन है। मार्क्स के पूर्व के विचारक समाज की आर्थिक विषमता की बात तो करते हैं मगर यह नहीं बताते कि आर्थिक विषमता क्यों आई एवं उत्पादन की विधियों में उनका क्या संबंध है। वेपर ने मार्क्स के पूर्व के विचारों के बारे में लिखा है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की मगर गुलाब के पौधों के लिए कोई ज़मीन तैयार नहीं की, अतः इन्हें स्वप्न लोकी समाजवाद कहा गया। मार्क्स का मानना है कि दार्शनिकों का मुख्य कार्य मात्र जगत का विश्लेषण न होकर उसे बदलना है। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास के विकास को भी समझाता है। वह प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के पीछे आर्थिक कारकों को उत्तरदायी मानता है। L.W. लंकास्टर के अनुसार मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के दो मूल आधार हैं। एक वह वास्तविकता पर आधारित है और मात्र कपोल कल्पना नहीं है। द्वितीय कि प्राचीन व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरीकों से नहीं समझा अपितु नवीन व्यवस्था स्थापित करने हेतु भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। आगे पढ़ेंगे उपसंहार में। मार्क्स के इतिहास उपागम का एक महत्वपूर्ण घटक इसके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहले आदिम साम्यवादी समाज आया, फिर दास समाज, फिर सामंतवादी समाज, फिर पूंजीवादी समाज उत्तर आधुनिक काल में, और एवं समाजवादी समाज आया बाद में। इनमें मार्क्स प्रथम व अंतिम को वर्ग संघर्ष विहीन समाज मानता है और इसके अनुसार बाकी सभी अवस्थाओं में वर्ग संघर्ष विद्यमान था। यानी आदिम साम्यवादी समाज में और पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष विहीन, यानी इन लोगों में संघर्ष नहीं हुआ। बाकी दास समाज और सामंतवादी समाज में संघर्ष हुआ, वर्ग संघर्ष। इनमें मार्क्स वर्ग विहीन समाजवादी समाज की स्थापना मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चरम लक्ष्य है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। हम लोगों ने आज पढ़ा मार्क्स का इतिहासवादी उपागम, इतिहास का मार्क्सवादी उपागम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।